गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं IBPS AFO, इफ्को AGT, UP AGTA, नाबार्ड या UKAAO या RPSC AAO की, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सॉइल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि डेली आपका दोपहर 12 बजे डेली लाइव चलता है सेशन है। आज का सेशन 3rd है। जैसा कि हमने बताया है कि मेगा सेल चल रही है, जिसका आपका जो बैलेट है या फिर कहें आपकी 30 अप्रैल तक ये आपकी कंटिन्यू रहेगी, या 30 अप्रैल तक आपकी एक सेल चल रही है, 30 अप्रैल तक, जिस पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और आपको कूपन कोड लगाना है APR40, APR40। अप्रैल मंथ एंड सेल है, 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 75% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। एग्रीकल्चर का बाइलिंगुअल बैच IBPS AFO के लिए, साथ साथ मृदा विज्ञान की एक किताब भी है हमारी जो लॉन्च हो चुकी है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किस क्ले खनिज में उच्चतम धनायन विनिमय क्षमता होती है? CEC या फिर कहें आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सर्वाधिक किस क्ले की होती है? एलाइट, क्योलिनाइट, मोंटमोरोलाइट या बर्मिकोलाइट? Which clay mineral has the highest cation exchange capacity? CEC, elite, क्योलिनाइट, मोंटमोरोलाइट या बर्मिकोलाइट? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पर। किसकी सर्वाधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है? सर्वाधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस सॉइल की होती है, किन मृदाओं की होती है? तो देखिए, सर्वाधिक जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो होती है बर्मिकोलाइट की। आप कहोगे बर्मिकोलाइट की कितनी होती है भैया? 100 से 150, 100 से 150 जो होती है बर्मिकोलाइट की, ठीक। मोंटमोरोलाइट की होती है 80 से 100, ठीक, 80 से 100। क्योलिनाइट की 0 से 3 और 40 से आपका जो है 30 से 40 आपकी, या 10 से 40 होती है आपकी किसकी? एलाइट की। क्या आपकी? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता। तो धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती सर्वाधिक? आपकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती किसकी? आपकी बर्मिकोलाइट की। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, धनायन विनिमय क्षमता की बात करें CEC, तो विनिमय धारण करने वाले या फिर कहें धनायन विनिमय क्षमता, विनिमय धनायन धारण करने वाली मिट्टी की कुल क्षमता, या फिर कहें विनिमय या फिर कहें एक्सचेंजेबल जो धनायन है उनको धारण करने की मृदा की क्षमता कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। विनिमय धनायन धारण करने की मिट्टी की कुल क्षमता है। यह पोषक तत्वों और प्रदूषकों सहित अन्य मिट्टी रसायनों के भाग्य को प्रभावित करता है और मिट्टी के अम्लीकरण के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी की तुलना में अधिक CEC होती है। मतलब ये कहें जितनी महीन मृदा होगी उतना ही अधिक क्या होगी? CEC होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी। लेकिन मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ का मिट्टी के CEC पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। CEC से जुड़े मुख्य आयन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम है, और अम्लीय मिट्टी में एल्यूमिनियम और मैग्नीज जो है महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? आपका CEC के लिए। आगे बात करें, CEC जितना अधिक होगा pH में परिवर्तन के प्रति मिट्टी का प्रतिरोध उतना ही अधिक हो। मतलब ये कहें कि जितना अधिक CEC मृदा का pH उतना ही कम चेंज होगा, ठीक। CEC और बफरिंग क्षमता pH में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक चूना सामग्री की मात्रा से सीधे संबंधित है। उच्च CEC मिट्टी को समान pH परिवर्तन प्राप्त करने के लिए कम CEC वाली मिट्टी की तुलना में अधिक चूने की आवश्यकता होती है। मिट्टी के कणों की बारीकी के साथ CEC बढ़ता है। मतलब जितना महीन कण होंगे उतने ही आपकी जो है CEC बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मृतिका की मात्रा बढ़ने से CEC में वृद्धि होती है। जब मिट्टी के घोल का pH बढ़ता है तो क्या होता है? CEC बढ़ती है। मतलब ये कहें pH बढ़ने से CEC बढ़ती है। मोंटमोरोलाइट और बर्मिकोलाइट प्रधान मिट्टी में क्योलिनाइट, क्लोराइट और एलाइट प्रधानता मिट्टी की तुलना में अधिक CEC होती है। अधिकांश सूक्ष्मजीव pH 6 से 8 पर अच्छा विकास करते, लेकिन pH 4.5 से नीचे और pH 8 8.5 से ऊपर गंभीर रूप से बाधित होते हैं। अभ्रक या माइका की जो CEC होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न नमी सामग्री पर यांत्रिक तनाव के लिए मिट्टी के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? मतलब ये कहें विभिन्न आपका जो है नमी है उस पर आपका मिट्टी प्रतिरोध कर रही है, तो उसे क्या कहो? मिट्टी की प्लास्टिसिटी, मिट्टी की घनत्व या मिट्टी की स्थिरता, मिट्टी की सड़नता। द रेसिस्टेंस ऑफ अ सॉइल टू
टू मैकेनिकल स्ट्रेस एट डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड, तो उसे हम कहेंगे भैया कंसिस्टेंसी सॉइल, या फिर कहें स्थिर मृदा की स्थिरता कहेंगे। आपके मृदा के अंदर जो छिद्र हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल पोरोसिटी या मृदा पोर स्पेस कहते हैं, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी क्या कहलाएगी, आपका मृदा की जो है आपका एक है कि खींचने पर या दबाने पर उसका जो है एक है उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, क्या कहलाता है आपका प्लास्टिसिटी। डेंसिटी प्रति इकाई आयतन का भार जो होता है मृदा की डेंसिटी कहलाते हैं। मध्यम से महीन बनावट वाली मिट्टी की सरलता क्या होती है, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ मीडियम टू फाइन टेक्सचर क्ले सॉइल। क्ले वाली मिट्टी की सड़नता क्या होती है, क्ले की जो है सड़नता या फिर पोरोसिटी यहां पर पूछी गई है, क्ले की पोरोसिटी पूछी गई है, तो कितनी होती है 20 से 30, 35 से 50, 40 से 60 या 15 से 20, कितना परसेंट होती है क्ले की पोरोसिटी। क्ले की पोरोसिटी कितने परसेंट होती है, जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से आंसर कीजिए, कितना होगा सही आंसर। चलिए बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 40 से 60, है ना। क्ले की जो पोरोसिटी होती है फाइन टेक्सचर क्ले सॉइल की जो पोरोसिटी होती है वो कितनी होती है 40 से 60% होती है, 40 to 60% होती है, 40 से 60% होती है, 40 से 60% होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, केसका जल का पीएफ मान कितना होता है। केसका जल होता है उसका पीएफ मान कितना होता है, पीएफ मान पूछा गया, बताइए। आपका 4.5, 2.50 या फिर कहें बच्चों आपका 2.54 से 4.50, या आपका पीएफ वैल्यू होती है 4.50 से अधिक या 4.50, बताइए जल्दी से। केसका जल का पीएफ मान क्या होता है, केसका जल का पीएफ मान कितना होता है। तो केसका जल का जो पीएफ मान होता है बच्चों वो होता है आपका 2.54 से 2.54 से 4.50। केसका जल का क्या होता है आपका जो है पीएफ मान होता है, पीएफ, है ना। पीएफ समझते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है भैया, यहाँ पर आपका है कि भैया पीएफ मॉइस्चर एक इक्विवेलेंट होता है। पीएफ क्या होता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है। पीएफ क्या होता है आपका मॉइस्चर इक्विवेलेंट है, एक तरह का मॉइस्चर इक्विवेलेंट है आपका पीएफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नमी दी गई है और आपका जो है तनाव और पीएफ वैल्यू। आत्ताग्राही जल का कितना होता है 4.5 से 7, ठीक है। टीए का पेपर देखो बच्चों इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं है। अगर कि आपको लोगों को पेपर कराओ तो आप लोग आते नहीं हो लाइव, इसलिए मैंने जो है उसको मैंने संडे टू संडे कर दिया कि भाई संडे टू संडे मैं पेपर कराऊंगा, अब डेली पेपर नहीं कराऊंगा, ठीक है। आत्ताग्राही जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है तनाव होता है 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर और पीएफ कितना 4.5 से 7। और यदि आप लोग डेली आते हो, एक टाइम निश्चित पे कर लो, डेली आते हो तो मैं देखो करा दूंगा डेली, लेकिन आप लोग डेली नहीं आओ तो नहीं कराएंगे। आत्ताग्राही गुणांक हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का तनाव कितना 31 और पीएफ कितना 4.5। मिलानी बिंदु बिल्टिंग पॉइंट का तनाव 15 एटमॉस्फेयर है और पीएफ कितना 4.20। केसका जल कैपिलरी वाटर का 1/3 to 31 है और पीएफ कितना 2.54 से आपका कितना 4.50 होता है। आत्ता तुल्यांक मॉइस्चर इक्विवेलेंट आपका 1/3 से 1 होता है 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर और आपका 2.70 से 3 क्या होता है पीएफ वैल्यू होता है, ठीक।
क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो 1/3 तनाव लगता है और 2/4 क्या होता है, पीएफ होता है। चिपचिपा बिंदु या स्टिकी पॉइंट पर लेस देन 1/3 आपका जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर और 2/54 क्या लगता है, पीएफ लगता है। गुरुत्व जल ग्रेविटेशनल वाटर 0 और लेस देन 1/3 तो आपका जो है लेस देन आपका 2.54 होता है पीएफ वैल्यू। टीए का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए हमारी विजन एग्री academy.in पर चले जाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन, यह वह शब्द है जिसका उपयोग पानी की अधिकतम मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे एक मिट्टी मुक्त जल निकासी की अनुमति देने के बाद बरकरार रखेगी। स्थायी मुरझान बिंदु, क्षेत्र क्षमता, आतक गुणांक, संतृप्ति। This is the term used to describe the maximum amount of water that a soil will retain after allowing free drainage, permanent building point, field capacity या moisture या coefficient saturation। यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों, सीधा सीधा कह रहा है कि भैया आपका जो फ्री वाटर है ड्रेनेज होने के बाद, या फिर कहें जो आपका फ्री वाटर उसके ड्रेनेज होने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, आपका फील्ड कैपेसिटी होगी। क्या होगी, आपकी क्षेत्र क्षमता होगी। मतलब ये कहें ग्रेविटेशनल के जाने के बाद, हाइग्रोस्कोपिक के जाने के बाद जो पानी बचेगा उसे क्या कहोगे, फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट वह बिंदु जहां पर पौधों के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता, अगर ये थोड़ा सा भी पानी उपलब्ध कराया जाए तो पौधे सर्वाइव कर जाते, तो परमानेंट पीडब्ल्यू 31 एटमॉस्फेयर होता है आपका। मॉइस्चर कोफिशिएंट और सैचुरेशन मतलब संतृप्ति है। अगला क्वेश्चन, यह एक मिट्टी का गुण है जो एक नम मिट्टी को एक लागू बल पर आकार बदलने और बल वापस लेने पर भी इस आकार को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संलयन, कणाकार, प्लास्टिसिटी, घनत्व। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल दैट इनेबल अ मॉइस्ट सॉइल टू चेंज शेप अपॉन अन अप्लाइड फोर्स एंड टू रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लास्टिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। हाँ हो जाएगा 27 नंबर में आपका, परेशान मत होइए, है ना। तो उसे क्या कहोगे आप, प्लास्टिसिटी कहोगे। अगला क्वेश्चन, जब मिट्टी में नमी का प्रतिशत बढ़ता है तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कमी, वृद्धि, वृद्धि और कमी, स्थिर। व्हेन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल इंक्रीजेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। तो भैया नमी बढ़ने से क्या होता है, बताओ जल्दी से। नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, नमी बढ़ेगी तो आपकी तापीय चालकता बढ़ेगी। यदि आपकी नमी घटेगी तो तापीय चालकता घटेगी। पोर स्पेस बढ़ेगा, तापीय चालकता कम होगी। मतलब ये कहें रंध्रावकाश बढ़ने से तापीय चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहां पर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि नमी बढ़ती है तापीय थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक मिट्टी के कणों जैसे रेत, गाद, मिट्टी और उनके समुच्चय को एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करने का, समूहीकृत करने को क्या कहते हैं, मिट्टी का कणाकार, मिट्टी की संरचना। तो भैया समूह कर, मतलब ये कहें जो मृदा के कण हैं या फिर कहें टेक्सचर, उनको समूह करना या फिर कहें जोड़ना, क्या कहलाता है, मृदा सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा की संरचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, रेतीली मृदा में कितने प्रतिशत रेत होता है, 40% से कम, 10 से 20, 85% से अधिक या 50% से अधिक, कम। तो भैया 85% से अधिक होता है। व्हाट परसेंट ऑफ सैंड इज देयर इन सैंडी सॉइल, तो 85 एबव 85% होता है। कंपैक्ट सब सॉइल का थोक घनत्व या स्थूल घनत्व क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, 0.5 ग्राम पर सीसी, 1.3 ग्राम, 3 ग्राम, 33 ग्राम पर सीसी, 2.0 ग्राम पर सीसी या फिर कहें डी 1 ग्राम पर सीसी। व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सॉइल, सब सॉइल। तो सब सॉइल का भैया बल्क डेंसिटी पूछिए तो बल्क डेंसिटी यहां पर आपकी हो जाती है, कितनी होगी, जल्दी से बताओ कितनी होगी आपकी बल्क डेंसिटी। तो बच्चों यहां पर बल्क डेंसिटी होगी आपकी कितनी, 2 ग्राम पर सी, 2 ग्राम पर सी। कंपैक्ट सब्ज मिट्टी का जो थोक घनत्व होता है 2 ग्राम। हाँ भैया हो जाएगा पैट में आपका, काहे को इतना कमेंट कर रहे हो। कॉम्पैक्ट सब मिट्टी का थोक घनत्व कितना होता है, 2 ग्राम पर सीसी होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ की विधि का कार्बन मूल्यों को रूपांतरण कारक से गुणा करके गणना की जाती है। ऑर्गेनिक मैटर मेथड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू बाय द कन्वर्जन फैक्टर। तो भैया 1/4
7.2, जिसे हम क्या कहते हैं, बेमेलिन फैक्टर के रूप में जानते हैं। बेमेलिन फैक्टर के रूप में जानते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चों, बेमेलिन फैक्टर के रूप में जानते हैं। ठीक, 1.472 बेमेलिन फैक्टर, जिसको ऑर्गेनिक या फिर कहें कार्बनिक मृदा का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। जस्ट मिनट, डाउट है इसमें 1.472 है या 724 है, 724 है शायद बेमेलिन फैक्टर। बताओ कमेंट में कितना है बेमेलिन फैक्टर। जस्ट मिनट, सी 1.724 है, हाँ सॉरी ये नहीं होगा, यहां पर 1.724 है, 1.724 है, वो कंफ्यूजन में हो गया है ना। 1.724 है, क्या होता है आपका बेमेलिन फैक्टर का मान होता है 1.724। ठीक, क्लियर। हाँ, बेमेलिन फैक्टर से बोलते हैं 1.724। अगला क्वेश्चन, बेमेलिन कारक का मान कितना होता है, तो अभी हाल पड़ा कितना 1.724 बेमेलिन फैक्टर का कारक का जो है क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेमेलिन फैक्टर, तो 1.724। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वायु अपर्दन में मिट्टी की सबसे अधिक हानि होती है, सॉल्टेशन, सतही रेंगना, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इरोजन मैक्सिमम लॉसेस ऑफ सॉइल अकर्स, तो भैया सबसे ज्यादा सॉइल लॉस किस में होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सॉइल होते हैं सॉल्टेशन में। साल्टेशन में सर्वाधिक मृदा अपर्दन होता है। आगे देखिए, इनको तो हम देखेंगे। तो देखिए, लवणीकरण साल्टेशन, जमीन पर उछाल छलांग के माध्यम से मिट्टी के कणों की गति, पार्टिकल साइज कण का आकार 0.1 से 0.5 mm के रहेंगे, और मृदा हानि कितनी 50 से 75, कितनी होती है 50 से 75। अभी हाल बताया ना, ठीक है 50 से 75%। सॉइल लॉस मृदा हानि कितनी 50 से 75%। सस्पेंशन तब होता है जब बहुत महीन गंदगी और धूल के कण हवा में उड़ जाते हैं। पार्टिकल साइज कणों का आकार कितना है 0.1 से कम है, और सॉइल लॉस कितना 3 से 4% होता है इसमें। मृदा हानि कितनी होती है आपकी 4 से 5%। चार से 5%, सॉरी 3 से 4%। सतही रेंगना सरफेस क्रीप, बड़े कण जो हवा में मतलब जो उठने लायक नहीं है वो रेंगते हैं, ठीक है, तो उठाने के लिए बहुत भारी होते हैं, सतह पर रेंगने की प्रक्रिया के माध्यम से चले जाते हैं। पार्टिकल साइज 0.5 mm से अधिक है, और सॉइल लेस कितना होता है 5 से 25। सर्वाधिक जो मृदा हानि होती है वो किसमें होती है साल्टेशन में, और सर्वाधिक कम जो होती है वो होती है आपकी सस्पेंशन में। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की हानि 5 से 25% किसके कारण होती है, सॉल्टेशन, सतही रेंगना, निलंबन, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल पढ़ा था सॉइल लॉस ऑफ 5 to 25% सरफेस क्रीप से होता है। कितने से होता है आपका सरफेस क्रीप से। साल्टेशन से अभी पढ़ा था कितना होता है 50 to 75%, और इसके 3 से 4% होता है आपका सस्पेंशन से। ठीक, अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण कारक का मूल समीकरण SFCLORPT है, जहां F क्या दर्शा, जलवायु, स्वतंत्र चर, समय। द बेसिक इक्वेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर इज S इक्वल टू CLORPT, वेयर F रिप्रेजेंट क्लाइमेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या टाइम, या ऑर्गेनिज्म। क्या दर्शाता है भैया F, तो भैया F दर्शाता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। F क्या दर्शाता है आपका
एफ क्या दर्शाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर दर्शाता है। एफ क्या दर्शाता है? स्वतंत्र चर दर्शाता है। ठीक, स्वतंत्र चर जो है दर्शाता है एफ। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का सैंड ड्राउन रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सैंड ड्राउन डिजीज ऑफ टोबैको इज कॉल्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो यह किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से। सैंड ड्राउन रोग किससे होता है? आपका मैग्नीशियम की कमी से होता है। तंबाकू का सैंड ड्राउन किससे होता है? मैग्नीशियम की कमी से। आगे बात करें अन्य रोग की, जैसे आपका इम्प्रॉपर बंच फिलिंग पोटेशियम की कमी से होता है। रोजेट ऑफ बीट या फिर कहें चुकंदर का रोजेट रोग किससे होता है? आपका पोटेशियम की कमी से। ब्लॉची राइपनिंग ऑफ टोमेटो पोटेशियम की कमी से। लीफ बर्निंग एंड लीफ स्कॉर्चिंग आपका जो है पोटेशियम की कमी से होता है। आगे बात करें सैंड ड्राउन ऑफ टोबैको मैग्नीशियम की कमी से होता है। कलर क्लोरोसिस इन कोल क्रॉप कॉलीफ्लावर और मैग्नीशियम की कमी से। और इंटरवेनल क्लोरोसिस इन एप्पल किससे होता है? आपका मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, चावल का अक्योची रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? H2H, H2SO4, HCl या फिर कहें HNO3। तो H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S से जो है H2S की विषाक्तता के कारण चावल में जो है क्या होता है? अक्योची रोग। H2S की विषाक्तता के कारण क्या होता है? चावल में अक्योची रोग। जो H2SO4 है इसको आपका कपास में डीलिंटिंग के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ इसका यूज हम जो है बीज की जो है सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल और एंजाइम के सहकारक के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बोरॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम या मैग्नीज। विच न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफाइल एंड कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका क्या? पोटेशियम या मैग्नीज। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर यहां पर? क्या होगा सही उत्तर यहां पर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है मैग्नीज। क्या होता है बच्चों? मैग्नीज। ठीक, क्लोरोफिल और एंजाइम के सहकारक के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीज। पोलन जर्मिनेशन या फिर कहें पोलन के लिए, पोलन जर्मिनेशन या पोलन के विकास के लिए बोरॉन चाहिए। ठीक, पोटेशियम में आपका प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है पौधों में और शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, साइट्रस का गमोसिस और जेंथोमेनिया किसकी कमी से होता है? बोरॉन, कॉपर, आयरन एंड मोलिब्डेनम। गमोसिस एंड जेंथोमेनिया ऑफ सिट्रस इज द डिफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, कॉपर, आयरन एंड मोलिब्डेनम। किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? जल्दी से बताओ। तो बच्चों ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी? मोलिब्डेनम की। गमोसिस और जेंथोमेनिया किससे होता है सिट्रस में? आपका मोलिब्डेनम की कमी से। देखिए आगे, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो बोरॉन की कमी से होता है। फ्रूट क्रैकिंग। इंटरनल लैक्रेसिस इन मैंगो बोरॉन की कमी से। हार्ड फ्रूट इन सिट्रस बोरॉन की कमी से। हार्ट रॉट, क्राउन रॉट ऑफ शुगर कैन एंड मैरीगोल्ड बोरॉन की कमी से। मिलेरेंडेज इन ग्रेप बोरॉन की कमी से होता है। वाटर कोर इन एप्पल बोरॉन की कमी से। क्राउन चॉकिंग इन कोकोनट बोरॉन की कमी से होता है। ब्राउन रॉट एंड रेड रॉट ऑफ कोल क्रॉप बोरॉन की कमी से। ब्लैक स्पॉट ऑफ मैंगो बोरॉन की कमी और SO2 की विषाक्तता टॉक्सिसिटी। ब्लैक स्पॉट ऑफ पी बोरॉन की कमी से होता है। आगे बात करें विदर टिप इन एप्पल कॉपर की कमी से होता है। व्हाइट टिप ऑफ सीरियल कॉपर की कमी से। और स्टेम मेलेनोसिस ये किससे होता है? आपका कॉपर की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं आता है? मिट्टी की गहराई, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कम्स अंडर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर इरोजन? डेप्थ ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी या वेजिटेशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B या फिर C या D? कौन सा कारक नहीं आता है?
नॉट कम अंडर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर इरोजन, जो आपके मृदा के जो है सॉइल को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं आता। तो भैया यहाँ पर डेप्थ ऑफ सॉइल नहीं आता, क्लाइमेट आएगा, टोपोग्राफी आएगी, वेजिटेशन, लेकिन डेप्थ ऑफ सॉइल, सॉरी क्लाइमेट नहीं आएगा, सॉरी जलवायु नहीं आएगी, जलवायु नहीं आएगी। बाकी आपकी डेप्थ ऑफ सॉइल, मृदा कितनी उतली है, गहरी है, टोपोग्राफी ढालू है या नहीं है, आपका वेजिटेशन, ये सारी आएगी, क्लाइमेट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, हवा, पानी की गति या बारिश की बूंदों की मार के कारण मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होना या परिवहन करना क्या कहलाता है? परिवहन, निलंबन, लवणीकरण, मृदा अपरदन। डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर इन मोशन और बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? अत्यधिक चराई, अत्यधिक वनों की कटाई, अनुचित कृषि पद्धति, फसल चक्रण। तो ये क्रॉप विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, भैया ओवर ग्रेजिंग आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए? सॉइल इरोजन के लिए, है ना। आपका एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी है, केवल क्या नहीं है? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र मृदा अपरदन को रोकने का काम करता है भैया, बढ़ाने का नहीं, है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी क्रॉप रोटेशन। अगला क्वेश्चन, अपवाय की क्रिया द्वारा भूमि की सतह से मिट्टी काफी समान परत को हटाने को क्या कहा जाता है? वर्षा अपरदन, चादर अपरदन, अवनालिका अपरदन, नाली अपरदन। रिमूवल ऑफ फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम लैंड सरफेस बाय एक्शन ऑफ रन ऑफ इज नॉन एज, तो यह उसे सीट इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट जो परत अपरदन। इसे आपका डेथ ऑफ फार्मर या किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेथ ऑफ फार्मर या किसान की मृत्यु। अगला क्वेश्चन, Which of the following is are the salt sensitive fruit crop, निम्न वैसे कौन नमक के प्रति संवेदनशील फल वाली? एप्पल, नींबू, स्ट्रॉबेरी, उपरोक्त सभी। तो भैया सभी जो है सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कोई भी आपकी जो है टॉलरेंस नहीं है। सॉइल इज मेड अप ऑफ, मृदा बनी होती है वाटर से, ठोस व गैस से, ठोस से, वाटर, सॉलिड एंड गैस। तो ये तीनों से बनी होती है, आपकी जल से भी, ठोस से और गैस, तीनों से बनी होती है। यहाँ पर आपका जो है आज का सेशन समाप्त होता है। बाकी वाइल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट AGTA वालों के लिए 499 अवेलेबल हैं। इसको हमारी वेबसाइट visionagriacademy.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके 100 और 50 फुल सेट्स जो कि आपके visionagriacademy.in पर अवेलेबल हैं। और कृषि प्रावधिक के लिए आपके 599 में टॉपिक वाइज MCQ, ये भी आपके PDF में अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है आपका। और आपका मेगा टेस्ट सीरीज जिसमें 40 फुल अल्ट्रा लेवल 5 ऑप्शन के साथ UPG के स्पेशल वेबसाइट पर है, ब्रह्मास्त्र है, नोट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर visionagriacademy.in पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी एक ऑफर चल रहा है, ऑफर 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड है APR 40, कूपन कोड याद कर लेना, APR 40, ये स्पेशल कूपन कोड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।